राम राम जी सभी भाइयों को। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। 2024 के आम लोकसभा चुनाव की समीक्षा चल रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसने योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप कैपेबिलिटीज पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो हम ये समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में गलती कहाँ हुई, किससे हुई, किसने की, कौन जिम्मेवार है। तो पिछले 3-4 दिनों से एक नाम चल रहा है, हेमंत शर्मा नामक एक पत्रकार का। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक पावर सेंटर बन के उभरा है पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं कि ये हेमंत शर्मा हैं कौन। बनारस के एक बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनका नाम है मनु शर्मा। असली नाम तो शायद हनुमान प्रसाद शर्मा ऐसे कुछ था, पर वो अपने लेखकीय जगत में, अपने साहित्य जगत में मनु शर्मा के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने 20 बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत मशहूर। द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा, ये तो पौराणिक उनके मतलब ग्रंथ हैं जो उन्होंने महाभारत के पात्रों को। उसके अलावा कम से कम 50 किताबें होंगी। मतलब हिंदी के बड़े नाम। उनके बेटे हैं हेमंत शर्मा, पत्रकार थे, हैं। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त ये पत्रकार होने के नाते कलराज मिश्र, जो कि पुरोधा थे, भारतीय राजनीति के बहुत बड़े नाम थे, उत्तर प्रदेश में देवरिया हैं तो हमारे बगल के सैदपुर के, पर सांसद बनते थे देवरिया से, और बड़े मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी, और राम मंदिर आंदोलन में भी अग्रणी नेता थे। तो उनके माध्यम से अपने हेमंत शर्मा को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिल गईं रिपोर्टिंग करने की। और चूंकि कलराज मिश्र के द्वारा मतलब आगे बढ़ाए जा रहे थे, उनके द्वारा मतलब अनुमोदित थे, या जो भी कह लीजिए, तो अंदर तक, विश्व हिंदू परिषद के अंदर तक की खबरें, इनसाइड स्टोरीज, क्या चल रहा है, भाजपा नेताओं, कारसेवकपुरम तक, अंदर तक, अंदर की मीटिंग्स की पूरी जानकारी इनके पास रहती थी और रिपोर्टिंग करते थे। तो अब ये बात हो गई मतलब 89, 90, 91 की ना, तब से मतलब 90 से लेकर आज तक समझ लीजिए 35 साल हो गए। खैर साहब, तो बड़ा नाम हो गए थे पत्रकारिता में, और संघ, भाजपा, विहिप, विश्व हिंदू परिषद के अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने लगे थे। खैर साहब, 2012-13 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार करने लगे और सारी सब सेटिंग्स होने लग गईं, तो उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया अमित शाह को। अब अमित शाह गुजरात की पॉलिटिक्स की है सारी जिंदगी। अब उनको भैया आंख नाक कान तो चाहिए ना, यूपी में कोई बताने वाला चाहिए, आखिर यूपी है क्या भला। तो उनको जो आदमी दिए गए, जो यूपी को समझते हैं, यूपी के जानकार हैं पूरा, और भाई जो आदमी राम मंदिर आंदोलन में रिपोर्टिंग किया है, तो वो तो, और जिसके पास कम से कम 20, 22, 25 साल का अनुभव है। कहाँ राम मंदिर आंदोलन 89, 90 से शुरू होकर 2013-12 में
ये जिम्मेवारी उनको मिल रही थी, तो वो बन गए साहब अमित शाह के आंख नाक कान। हेमंत शर्मा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वो ऐतिहासिक सफलता जो अमित शाह जी ने हासिल की यूपी में, और तब तक योगी आदित्यनाथ जी तो एक सामान्य सांसद, एक डेढ़ जिले की राजनीति करने वाले स्थानीय नेता थे ना। और अमित शाह भैया तो उनका तो भाई कहना ही क्या है, उनका जलवा जलाल तो सब जानते हैं, मानते हैं। और 2014 की प्रचंड सफलता, मतलब 72-74 सीट अपने सहयोगियों के साथ। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप 72 सीट जीत सकते हैं। खैर साहब, तो हेमंत शर्मा और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा ताकतवर, और ज़्यादा विश्वास पात्र हाईकमांड के बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। 2017 का चुनाव हुआ, वो चुनाव भी भाजपा जीती। मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा बनने जा रहे थे क्या, मतलब बन गए थे, नाम फाइनल हो गया था। वो तो पूरी किस्से में कई बार सुना चुका हूँ। और गाजीपुर से मुंह मीठा करके दही वही खा के लखनऊ की तरफ चल पड़े थे। गाजीपुर बनारस होते हुए जौनपुर वाली सड़क पकड़ के बहुत तेजी से लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक जौनपुर के पास पहुंचे थे। ये एकदम मैं फर्स्ट हैंड बता रहा हूं। जो व्यक्ति उस वक्त गाड़ी में बैठा था साथ में, उसके द्वारा बताया गया ये वाकया है, आपको बता रहा हूं मैं। जौनपुर से पहले कहीं मेन रोड पे अमित शाह जी का फोन आया, बोले रुकिए, हाँ एक ट्वीट कीजिए। क्या? कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हूं। मनोज सिन्हा ने वहीं ट्वीट किया, यू टर्न लिया और वापस गाजीपुर आ गए। तब तक बाबा को दिल्ली बुला लिया गया था और बाबा ने कहा था कि अरे यार, हम तो कपड़ा वो नहीं लेकर आया हूँ, हम तो एक जोड़ी जौन पहना हूँ यह कपड़ा। बोला कोई बात नहीं, अब कपड़ा उपड़ा आता रहेगा। अब आप यहाँ से गोरखपुर नहीं जाएंगे, अब आप यहाँ से सीधे लखनऊ जाएंगे। और आके बाबा ने शपथ ले ली। अब भैया ये कहाँ से गोटी चली, क्या हुआ? मनोज सिन्हा का राज्याभिषेक लास्ट मोमेंट पर किसने रोका? मनोज सिन्हा की जगह योगी आदित्यनाथ कैसे आ गए? ये अंदर की कहानी है, आज तक कम से कम मुझे तो पता नहीं चली है। खैर, किसी को पता कभी आएगा बात, क्या हुआ क्या था। पर कुछ नागपुर से ही हुआ था ये तय है, क्योंकि गुजरात लॉबी दिल्ली में बैठी हुई हाई कमांड तो यही चाहती थी कि मनोज सिन्हा बने, उन्होंने ही फाइनल किया था। तो आखिर नागपुर ने क्या इंटरफेयर किया, कैसे किया? क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि योगी जी का नागपुर कोई कनेक्शन नहीं है। योगी जी संघ के आदमी कभी नहीं रहे हैं, पर संघ ने योगी। अब अच्छा एक बात बताइए ना, गुज्जू लॉबी कह रही है कि मनोज सिन्हा बनेंगे, तो आखिर गुज्जू लॉबी को वीटो करने वाली तो एक ही ताकत है इस दुनिया में, वो है नागपुर। खैर साहब, अब 2017 में योगी जी बन गए मुख्यमंत्री। तो आपने गांव में कोई एक आध गाय ऐसी देखी होगी जिसको चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। जब फसलें वसलें नहीं होती हैं खेत में, तो एक आध गाय, एक आध घोड़ी आपने देखी होगी, ऐसे ही छोड़ दी जाती है चरने के लिए खुला।
कई बार क्या होता है कि खुला नहीं छोड़ते तो एक बहुत लंबी सी रस्सी बांध देते, लंबी रस्सी होती है करीब 20 मीटर लंबी, जिससे कि 20 मीटर के रेडियस में पूरे खेत में मैदान में चर सके। कई बार क्या करते हैं कि खुला छोड़ देते हैं पर पैर में वो एक लकड़ी का खूंटा बांध देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, गाय के पैर में लकड़ी का खूंटा बंधा हुआ है। और वो इसलिए कि कुछ इतनी निर्द्वंद हो कि न चलने लगे कि चली जाए 10-20 किलोमीटर पर ढूंढ के लानी पड़े। मतलब पैर में खूंटा बंधा है तो चाल कंट्रोल हो जाती है ना। यूपी रोडवेज की बसों में स्पीड गवर्नर लगा होता है, 60 से ऊपर चल पे नहीं करेगा, 60 से ऊपर, जी हाँ, पुराने जमाने में लगा होता था, आपका पता नहीं है। तो साहब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बनाया गुजरात लॉबी ने, पर एक तो स्पीड गवर्नर, एक तो पैर में खूंटा बांध दिया गया। पर अब समझ में आ रहा है कि पैर में एक खूंटा नहीं बांधा था, असल में हर पैर में एक खूंटा बांधा गया था। तो एक खूंटा तो थे वो संघ वाले बंसल साहब, वो सबको दिखाई देते थे। और अब समझ में आ रहा है कि एक खूंटा ये हेमंत शर्मा भी थे। मतलब पैरेलल पावर सेंटर्स खड़े कर दिए गए। और सच ये है, जो कि कहानियां अब निकल के आ रही हैं, कि योगी जी को कभी खुल के अपनी फुल ताकत से, फुल स्पीड से काम ही नहीं करने दिया गुजरात लॉबी ने। इसके बावजूद बाबा ने काम बहुत शानदार किया और उत्तर प्रदेश जैसे कॉम्प्लेक्स राज्य को, बहुत ही जटिल, मतलब राज्य क्या ऐसा पूरा देश है। उत्तर प्रदेश में पूरा यूरोप, अमेरिका सब समा जाएगा, तो उतनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना मतलब यूरोप के 20-25 देशों का जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा इलाका और इतना बड़ा पॉपुलेशन संभालना। और जबकि आपके पैर में 4-4 ठो चक्की बंधी हो, हेमंत शर्मा जैसे और बंसल साहब जैसी चक्कियां, और पता नहीं कितनी रही होंगी। ये तो हमें एक दो तो 2-4 का नाम तो अब आ रहा है। खैर, इसके बावजूद बाबा ने ऐसा काम किया कि पूरे देश में डंका बजने लगा। और बाबा की जो पॉपुलैरिटी है वो ये आलम था, आपने देखी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी के, आज तो नहीं पर कुछ एक हफ्ता पहले तक मोदी के बाद इस देश में कोई सबसे पॉपुलर नेता था तो वो थे योगी आदित्यनाथ जी। और ये तो हम हमेशा से कहते हैं सब, पर प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्रधानमंत्री योगी जी जब भी रिटायर होंगे तब तक तो योगी जी निर्विवाद नेता हैं, कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो कल्पना भी नहीं करते, पर एक दिन तो होगा ना जब मोदी जी रिटायर होंगे, तो उस दिन कौन आएगा उनकी जगह। तो भारत की जनता की जो जनाकांक्षा है, जैसे 2012 में भारत की जनता की जनाकांक्षा थी कि मोदी, भाजपा नहीं चाहती थी, पर गोवा वाली कार्यकारिणी में जेटली और राजनाथ सिंह ने जनता की इस नब्ज को भांप लिया और वो दे स्टूड बिहाइंड मोदी। तब जाके भाजपा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा स्वीकार किया था भाजपा ने। तो एक दिन, एक समय आएगा जब जनाकांक्षा ये कहेगी कि नहीं योगी, अब अगर मोदी जी अब जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो योगी। तो सब अब अमित शाह जी की तो भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी तो, अच्छा हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं। राजनीति तो भैया बिना महत्वाकांक्षा का आदमी तो राजनीति में आ ही नहीं सकता और आना भी नहीं चाहिए। अरे भैया, एक जीवित आदमी ही जिसके मन में उमंग है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, बहुत महत्वाकांक्षी आदमी ही राजनीति में सफल होता है।
तो महत्वाकांक्षा तो भैया एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है पर्सनालिटी का, और गलत नहीं है, होनी चाहिए, पर थोड़ा सा उसको रेगुलेट करने की जरूरत होती है। तो भाई अमित शाह जी की भी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अमित शाह एंड हिज लॉबी ट्राइड टू कट शॉर्ट या कंट्रोल, नियंत्रित करने की कुछ प्रयास किए गए। बाबा को फ्री हैंड तो कभी दिया ही नहीं गया। टिकट वितरण, इस 2024 के चुनाव का टिकट वितरण पूरा का पूरा दिल्ली से आया है, दिल्ली से नाम आए हैं। बाबा की बिल्कुल नहीं सुनी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा बहुत सारे लोगों का नाम काटने चाहते थे, जिसमें 35 लोगों का नाम चल रहा है। उन 35 में से ऐसा बताया गया है कि वह लिस्ट बाबा की नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई बाबा की बात, उन लोगों के नाम नहीं कटे, और उस 35 में से 29 लोग चुनाव हार गए। अब क्यों हारे, हार गए, हरवा दिए गए, किसने हरवा दिए, वो 29 लोग, अब ये तो कोई नहीं बता सकता। कौन किसको काट रहा था, किसने किसको कट शॉर्ट कर दिया, औकातीकरण बोलते हैं हम लोग, किसको औकात में लाओ। कुछ लोग ब्रेन वॉश भी बोलते हैं। गुलाल फिल्म में था, वो हॉस्टल के, वो यूनिवर्सिटी के लड़के एक अपने राइवल गैंग के लड़के को पकड़ लाते हैं और उसको उल्टा लटका के वो कमोड के फ्लश में जो है उसका सिर दे देते हैं, वेस्टर्न कमोड के, और उसको फ्लश चला देते हैं। बोले क्या कर रहे हैं, बोले इसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो अब किसने किसका ब्रेन वॉश किया है उत्तर प्रदेश में? अमित शाह ने बाबा का किया है या बाबा ने अमित शाह का किया है? किसने किसका किया है ये तो अब समय बताएगा। ऐसी बातें वैसे बाहर आती नहीं हैं, पर ब्रेन वॉश तो हुआ है, औकात में लाया गया है। अब कौन किसको लाया है, ये बड़ा मुर्गी पहले आई कि अंडा वाला प्रश्न है। अब इसमें हेमंत शर्मा का क्या नाम आ रहा है कि हेमंत शर्मा पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के एक पैरेलल पावर सेंटर बन गए थे, और इतने पावरफुल थे कि एक अलग सत्ता चला रहे थे, ऐसे आरोप है। अब कितने सच हैं कितने झूठ हैं ये तो यूपी, पर ये बातें आज उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इसलिए बता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, बड़े, योगी जी को छोड़ के, योगी को छोड़ के सभी नेता और सभी बड़े नौकरशाह, बड़े मतलब भाई डीसी, डीएम और एसपी नहीं, वो बड़का वाले जो होते हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल के, वो सब भी हेमंत शर्मा के फोन पर सावधान खड़े होते थे। और टिकट वितरण में अमित शाह का आंख नाक कान हेमंत शर्मा ही थे। 2024-14 में तो थे ही, पर तब नए नए आए थे ना, तब उत्तर प्रदेश में उनको डिप्यूट किया गया था कि आप अमित शाह को उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में परिचित कराएंगे, उत्तर प्रदेश की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। और तब वाकई अमित शाह हैड डन वंडरफुल कमेंडेबल जॉब, क्या जबरदस्त सफलता हासिल की थी 2014 में। पर वही हेमंत शर्मा अब बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज तक वो अमित शाह के आंख नाक कान उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, और 2024 के टिकट वितरण में उनका बहुत बड़ा रोल था। उनके ही अनुमोदन पर, उनके द्वारा प्रस्तावित लोगों को ही टिकटें दी गई हैं। अब हेमंत शर्मा का औकातीकरण किसने कर दिया? हेमंत शर्मा के जरिए
अब औकात में कौन आया है, ये तो वो मुर्गी और अंडा वाला है कि पहले कौन अंडा आया कि मुर्गी। पर एक बात है, कुल मिला के तो भाजपा औकात में आ गई ना। 370 से 242-43 पे आई ना, और उसमें सबसे बड़ा हाथ तो उत्तर प्रदेश का है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। बनारस में मोदी जी के खिलाफ एक लॉबी थी जो बहुत बड़ा काम कर रही थी। आखिर 70-80 हजार वोट कम हुआ ना बनारस में मोदी जी का। तो उस पर अगले वीडियो में चर्चा होगी, बनारस में क्या चल रहा था। परंतु हेमंत शर्मा अब स्कैनर के नीचे आ गए हैं। अब उनकी स्कैनिंग होगी, उनके कच्चे चिट्ठे अब इसी तरह, जैसे आज पहली बार शायद आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे या नेशनल उस पे या परिदृश्य में हेमंत शर्मा को डिस्कस किया जा रहा है कि वह एक नाजायज पैरेलल पावर सेंटर थे जो कि योगी जी के पैर में बंधी हुई चक्की के रूप में काम कर रहे थे, जो कि योगी जी निर्बाध न दौड़ने पाए। योगी जी की स्पीड का गवर्नर एक थे। और अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है, जो डिबैकल हुआ है, जो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाई योगी इज द कैप्टन ऑफ द शिप, नो डाउट। पर भैया ये भी तो देखना पड़ेगा कि कैप्टन के हाथ में कमांड है भी, कंट्रोल पैनल किसके हाथ में है? कॉकपिट में चेयर पे तो योगी जी बैठे हैं, पर बगल में एक जो को पायलट होता है ना, वो भी पैनल संभालता है सामने वाला। तो जब चुनाव लड़ा गया तो कंट्रोल, जहाज का कंट्रोल किसके हाथ में था? अब इसकी समीक्षा तो होगी, पर फिलहाल टिकट वितरण में हेमंत शर्मा का रोल सामने आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। चर्चाएं चल रही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई जानकारी है तो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए। 2024 के चुनाव की समीक्षा तो होती रहेगी। मोदी जी कल एनडीए की बैठक में नेता तो चुन लिए गए हैं, और कल जो चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार जी ने जो जो जिस आत्मीयता के साथ कल कंडक्ट किया है वो काबिल तारीफ है। कल शपथ ग्रहण होना है। कल शपथ ग्रहण के बाद सरकार काम करने लगेगी, फिर देखते हैं। समीक्षाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।